Now in today's class we are going to proceed with our section B. अब सेक्शन बी में ये जो सेक्शन है इसमें सारे आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और हर क्वेश्चन की जो वेटेज है वो 2 मार्क्स की रहेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाय 7। अब देखो आपको पता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा की जो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं रेंज की बात करता हूँ तो वो क्या होती है, -π/2 टू π/2, यही होती है रेंज, राइट। पर 13π/7 जो है वो -π/2 और π/2 के बीच में लाई नहीं करता। तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, फिर हम इसको ब्रेक करेंगे। तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन 13π/7 को आप लिख सकते हो 2π -π/7, यस और नो। अब देखो 2π माइनस माइनस है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप किस क्वाड्रेंट में आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये साइन होता है आपका वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो बेसिकली साइन 2π माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज -π/7, ये क्लियर। और साइन इनवर्स साइन थीटा का मतलब -π/7 और -π/7 जो है आपका वो बिलोंग करता है -π/2 टू π/2 के बीच। तो ये इसका फाइनल आंसर। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो देखो सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो रेंज होती है साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू जो थीटा होता है, यहाँ थीटा की रेंज होती है -π/2 टू π/2। और अगर मैं 13π/7 को सॉल्व करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया हुआ है, 13π/7 को जब आप सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू 180 पुट करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे 13 इंटू 180 हो जाएगा 2340, 7 से डिवाइड करोगे इट विल बी 334.29। तो -π/2 का मतलब होता है 90 और 90, तो इसके बीच में तो आ ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, इसको हमने इसको ब्रेक कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो जब आपने ब्रेक किया, जब आप इसको ब्रेक करोगे तो ये हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे, 2π -π/7। भाई ब्रेक करने का वे भी बताया था, 13 को 7 से डिवाइड करो, या 7 के टेबल में देखो 13 के नियरेस्ट नंबर क्या होता है। देखो 13 के नियरेस्ट नंबर जो होगा 7 के टेबल में आता है वो आता है 14, आता है ना 14, ठीक है। और 14 7 में किस पर आता है, 2 पर। तो आपने लिखा 2π, तो 7 2 जा क्या हो गया, 14π हो गया। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है 13π की, तो मैंने -π कर दिया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये 13π/7 ही बन रहा है। देन क्वाड्रेंट, अब 2π माइनस थीटा, अब 2π माइनस थीटा की बात करते हैं तो देखो यहाँ होता है आपका 2π, प्लस करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, और माइनस करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो माइनस कर रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से आप आ जाओगे फोर्थ क्वाड्रेंट। किसमें आ जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है आपका वो आपका नेगेटिव होता है। इसका मतलब साइन 2π माइनस थीटा जो है आपका, साइन 2π माइनस थीटा जो है आपका वो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो ये जो आपका साइन 2π माइनस थीटा है इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, यस और नो। तो ये जो माइनस साइन थीटा है इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ माइनस थीटा, राइट। देन साइन इनवर्स साइन थीटा दैट इज थीटा, तो ये आपका थीटा हो गया। और ये जो -π/7 है ये इस रेंज पर लाई करता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द फंक्शन f, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द फंक्शन, ये जो आपका फंक्शन है जिसका डोमेन भी एक नेचुरल नंबर है और रेंज भी नेचुरल नंबर है, आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव है। सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑन टू, यानी कि जो रेंज है आपकी दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, दैट शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है fn, फंक्शन आपका जनरली fx की फॉर्म में होता है या fn की फॉर्म में। यहाँ पर n अगर ओड होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू n+1/2 है। अगर n आपका इवन होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, n/2। ये क्लियर हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है एक तो प्रूफ करो कि सर्जेक्टिव है, प्रूफ करने के लिए कह रहा तो सर्जेक्टिव होगा ही होगा।
और सजेटिव का मतलब क्या होता है? ऑन टू। ऑन टू का मतलब मैंने आपको ये बताया था कि जो वाई एलिमेंट होते हैं वो किसी ना किसी एक्स के एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? इमेज होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट बी में आपने लिखा है ए बी सी डी ई। जो भी आपने यहाँ एलिमेंट्स हैं आपके, ये किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। कोई भी आपका एलिमेंट जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? सभी एलिमेंट्स किसी ना किसी की क्या होने चाहिए? इमेज होने चाहिए। इन शॉर्ट, और क्या होता है इसमें, और इसको कैसे कहा जाता है? रेंज जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? आपका कोडोमेन के। फिर बात आती है इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब वन वन। वन वन का मतलब क्या होता है कि एक्स में जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी एक एक सिंगल इमेज ही होगी वाई में। पहली बात तो ये। या इसको हम कैसे प्रूव करते हैं कि अगर एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है तो ए किसके इक्वल होगा? बी के। ये कहानी क्लियर? ठीक है। तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी ट्राई करें। इंजेक्टिविटी पर चलते हैं। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें एफ एन जो है एन प्लस वन बाय टू के इक्वल है। कब? जब एन क्या है? आपका ओड है। और एफ एन जो है आपका एन बाय टू के इक्वल है। ये कब है? जब एन की वैल्यू क्या है? इवन है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तो सारी चीजें? ठीक है। अब इंजेक्टिविटी के लिए मैंने क्या कहा? अगर इंजेक्टिविटी है तो उसके लिए आप क्या सपोज करोगे? लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। राइट। अब इसमें हमने डिफरेंट केसेस पर हम इसको प्रूव करेंगे। जैसे केस वन, आपने कहा व्हेन ए एंड बी बोथ आर ऑड। ए भी ऑड है और बी भी ऑड है। अब एफ एन की वैल्यू क्या है? जब एन ऑड है तो एन प्लस वन बाय टू। राइट। अब आप कह रहे हो ए भी ऑड है, तो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा? मैं बोलूं ए प्लस वन बाय टू। बी आपका ये भी ऑड है तो बी की एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी प्लस वन बाय टू। ये क्लियर? ठीक है। टू से टू कैंसिल हो जाएगा। इसको इक्वेट करो तो ए प्लस वन किसके इक्वल होगा? बी प्लस वन के। ये क्लियर? ठीक है। प्लस वन से प्लस वन कैंसिल कर दो, ए इक्वल टू बी। अगर केस वन की मैं बात कर रहा हूं तो ये इंजेक्टिव की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है और ए किसके इक्वल है? बी के। ठीक है। चलो अब चलते हैं केस टू पर। केस टू में आपने कहा कि ए और बी दोनों ही क्या है? आपके इवन है। इवन के केस में एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है? एन बाय टू। तो अगर मैं एफ ऑफ ए फाइंड करता हूं तो वो क्या हो जाएगा? ए बाय टू। और एफ ऑफ बी फाइंड करता हूं तो वो हो जाएगा बी बाय टू। और हमने कंडीशन में क्या कहा है? लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ए बाय टू शुड बी इक्वल टू बी बाय टू। यस और नो? तो टू से टू कैंसिल तो ए किसके इक्वल हो जाएगा? बी के। ये क्लियर हो गया? ठीक है। फिर आता है आपका केस थर्ड। अब आपने क्या कहा? ए इवन है और बी ऑड है। ए को क्या ले लिया? इवन और बी ऑड। देखो, अब एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है। राइट। और ए किसके इक्वल आना चाहिए? बी के। जैसे केस वन और केस टू में। अगर केस थ्री में भी ये चीज प्रूव हो जाती है तो आप कहोगे इंजेक्टिव है। तो देखो, आपने कहा ए इवन है। इवन का मतलब एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है? एन बाय टू। तो यहां से मैं पूछूं एफ ऑफ ए क्या होगा तो आप यही कहोगे ना, ए बाय टू। तो एफ ऑफ ए की जगह ये आ जाएगा। फिर आपका जो बी है वो ऑड है। तो आपने कहा एफ ऑफ बी, अगर ऑड है बी तो एफ ऑफ बी के अगर ऑड है, अगर एन ऑड फंक्शन है तो एफ ऑफ एन की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है? एन प्लस वन बाय टू। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी प्लस वन बाय टू। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या ये इक्वल आ रहा है यहाँ पर? ए इक्वल टू बी। क्या यहाँ पर ए इक्वल टू बी आएगा? टू से टू तो कैंसिल हो जाएगा। एयर ए इज नॉट इक्वल टू बी प्लस वन। तो सभी केसेस में इंजेक्टिविटी प्रूव नहीं हुई है तो आप कहोगे देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर एक एग्जांपल से भी समझना चाहो तो देखो, एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या था? एफ ऑफ बी। राइट। अब आप यहां देखो, एफ ऑफ एन जो है आपका वो किसके इक्वल था? एन प्लस वन बाय टू के इक्वल था ना? ठीक है। अगर मैं एन की जगह थ्री रखूंगा, क्या रखूंगा? थ्री। आपने एफ ऑफ थ्री रखा तो थ्री प्लस वन बाय टू कितना आ गया? फोर बाय टू एंड इट इज इक्वल टू टू। आ रहा है?
अगर मैं n की जगह 4 रखता हूँ, f ऑफ 4, अब 4 वाला केस क्या है, इवन वाला केस, इवन वाले केस में f ऑफ n की वैल्यू क्या है, n/2 है कि नहीं है ना। तो अगर मैं f ऑफ 4 निकालता हूं तो आप क्या कहोगे, 4/2। अब क्या f ऑफ b के इक्वल है यहाँ पर, नहीं है ना। f ऑफ 3 जो है आपका, सॉरी f ऑफ 3 तो f ऑफ 4 के इक्वल है, मींस f ऑफ a जो है वो तो f ऑफ b के इक्वल आ रहा है, यही आपने एग्जांपल भी लिया था। और a आप देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, ऑड, और b हमारा क्या है, इवन। बट क्या हमारा a b के इक्वल है, क्या 3 4 के इक्वल होता है, नहीं होता ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को, रेंज एक्टिव नहीं है, यानी कि एक से ज्यादा फंक्शन की सिंगल इमेज है, एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है, तो ये मैनी वन फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन। तो ये f ऑफ 3 की इमेज भी क्या आ रही है, f ऑफ 3 भी क्या है, 2 है, और f ऑफ 4 भी किसके इक्वल आ रहा है, 2, यानी कि सिंगल एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज आ रही है, सिंगल एलिमेंट की क्या है, एक से ज्यादा इमेजेस आ रही है, तो ये मैनी वन फंक्शन हुआ, दैट इज नॉट वन वन इंजेक्टिव। क्लियर हो गया क्वेश्चन, यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। फिर हमें चेक करना है सर्जेक्टिविटी। अब सर्जेक्टिविटी की कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं कि वाई सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो एक्स सेट के एलिमेंट की क्या होते हैं, इमेज होते हैं, यानी कि हर एलिमेंट किसी ना किसी की क्या होगा, इमेज होगा, ये इसकी मेन कंडीशन। दैट इज रेंज जो है वो, और रेंज किसके इक्वल होता है, कोडोमेन के। अब देखो सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं। ये आपका गिवन फंक्शन है, ये एफ ऑफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ एन है। तो पहले आपने कहा व्हेन एन इज ऑड, ऑड वाले केस में आप चेक कर रहे हो सर्जेक्टिविटी। सर्जेक्टिविटी चेक करने का क्राइटेरिया क्या होता है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ, आपको याद होगा हम कैसे करते थे, हम ऐसे करते थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखते थे वाई, ऐसा होता था, ठीक है। जैसे यहाँ पर एफ ऑफ एन है, एफ ऑफ एन, ठीक है, अगर ये एक्स होता तो ये कुछ ऐसा होता, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/2। अब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, वाई के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, लिख सकता हूँ। अब हम फिर क्या करते थे, इसमें एक्स को वाई की टर्म्स में लिखते थे, एक्स को हम किसकी टर्म्स में लिखते थे, वाई की टर्म्स में। अब वही सेम चीज यहाँ पर करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आपको एफ ऑफ एन गिवन है n प्लस 1/2, ये क्लियर। लेट एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई, ये क्लियर हो गया। तो एफ ऑफ एन की जगह आपने लिखा y इक्वल टू n प्लस 1/2, y इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 1/2, y इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस 1/2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू वाई, क्या हो जाएगा, 2y इक्वल टू n प्लस 1। अब हम n को y की टर्म्स में लिखेंगे, n को किसकी टर्म्स में लिखेंगे, y की टर्म्स में। तो आपने लिखा 2y माइनस 1 इक्वल टू n, ये क्या हो गया, 2y माइनस 1 इक्वल टू n, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 2n 2y माइनस 1 इक्वल टू n, ये हो गया आपका, ठीक है। अब देखो n यानी कि x फर्स्ट सेट हो गया, ये सेकंड सेट। अब आप एक एक करके y की वैल्यू पुट करो, लाइक आप y की जगह 1 पुट करो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 1 माइनस 1, तो 1 आ रहा है, यानी कि ये जो y वाला जो 1 है, ये y वाला जो 1 है वो n में किसकी इमेज है, 1 की, ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप y की जगह 2 पुट कर दो, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 1, कितना आ गया, 3। इसका मतलब जो y में 2 है वो किसकी इमेज है, 3 की, यस और नो। अब आप y की जगह 3 पुट कर दो, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 1 5। इसका मतलब 3 जो है 5 की इमेज है, कहने का मतलब है जितने भी एलिमेंट है वो सारे किसी ना किसी की इमेज आ रहे हैं, वो सारे के सारे, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल, ये समझ में आ गया। इसका मतलब जो रेंज है आपकी, इसमें सारे नेचुरल नंबर आएंगे, भाई मैं कुछ भी यहाँ पे पुट करूंगा वो किसी ना किसी की तो इमेज आएगा ही आएगा, जीरो तो आएगा नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा ना, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होता है, 1 पुट करने में आपने देख लिया वो किसी ना किसी की इमेज ही आ रहा है। तो जितने भी नेचुरल नंबर है सब किसी ना किसी की इमेज होंगे, तो कंडीशन सब्जेक्टिविटी की क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाइड हो, ये समझ में आ गया, ठीक है। ये आपने कौन सा केस लिया था, ऑड वाला। यही अगर मैं इवन वाला केस लेता हूँ, when n is even, तो fn की वैल्यू क्या है, इवन के केस में n/2। सेम प्रोसेस, fn को किसके इक्वल रखोगे, y के। तो आपने कहा y इक्वल टू fn, अगर y है तो y इक्वल टू n/2। अब आप n को y की टर्म्स में चेंज करोगे, तो आपने किया y इक्वल टू n/2, 2y इक्वल टू n। अगेन
अब y में अब एक एक करके वैल्यू पुट कर। अगर मैं n की y की जगह 1 पुट करता हूँ तो n की वैल्यू क्या 2। इसका मतलब ये जो 1 है वो x के 2 एलिमेंट की इमेज है। y की जगह 2 पुट करो तो n की वैल्यू क्या 4। इसका मतलब ये जो 2 है वो x एलिमेंट में से 4 की इमेज है। फिर वही चीज होगी, सारे के सारे एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज हो, यानी कि अगेन जो रेंज है हमारा, जो रेंज है हमारा वो कोडोमेन के क्या होगा इक्वल। इससे ये प्रूफ हो गया ये सर्जेक्टिव है, बट ये इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इंजेक्टिव में जो केस थर्ड था जिसमें हमने कहा कि ए इज इवन एंड डी इज ऑड, वहां पे जाके हमारा एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी एंड देन ए इक्वल टू बी वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई। हो गया क्वेश्चन क्लियर, चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22 is a man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second। इसको आप ऐसे समझो, देखो a man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second away from a street light that is 4 meter above the ground। ओके, तो आपने, ये होगी एक स्ट्रीट लाइट, राइट। स्ट्रीट लाइट से एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो आगे की तरफ मान लो राइट साइड में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, राइट साइड में। किस रेट से जा रहा है, 0.3 मीटर पर सेकंड। तो मान लो जो पर्सन है वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैंने ये कहा आपको कि पहले मैं फिगर कंप्लीट कर देता हूँ। ओके, तो हमने ये कहा कि भैया ये जो ए बी है वो एक स्ट्रीट लाइट है। ये क्या है, ये एक स्ट्रीट लाइट है, ये एक स्ट्रीट लाइट है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर, 4 मीटर। और ये जो सी डी है ये मैन है, और मैन की हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब मान लो ये जो पर्टिकुलर पर्सन है स्ट्रीट लाइट से जो इसने स्ट्रीट लाइट से ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया है ये मान लो एक्स है, ठीक है। फिर क्या कहा गया आपको, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो। भाई ये ऐसे खड़ा है, पीछे से ऐसे लाइट आ रही है तो इस तरह से इसकी शैडो बनेगी। और मान लो शैडो की जो लेंथ है उसको हम ले लेते हैं वाई। क्या ले लेते हैं, वाई। रेट जब भी आता है, रेट इसका मतलब अपॉन में टाइम। एट व्हाट रेट टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एक तो ये पूछा गया है। एट व्हाट रेट इज दिस शैडो लेंथ, शैडो जो है किस रेट पे बढ़ रही है। तो शैडो किस रेट पे बढ़ रही है ये तो आपको निकालना है डी वाई बाई डी टी। पहले बताओ ये क्लियर, ये तो हो गया डी वाई बाई डी टी। और एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, उसकी शैडो की टिप किस रेट पे मूव करे। देखो जैसे जैसे पर्सन आगे जाएगा उसकी शैडो की टिप भी उसी रेट उसी हिसाब से मूव करते जाएगी। आप जैसे जैसे आगे जाओगे शैडो के साथ साथ में मूव करेगी ना। तो जो शैडो की ये जो एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, इसका मतलब हो गया डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। देखो जिस रेट पर ये आगे बढ़ेगा दैट इज डी एक्स बाई डी टी, उसी रेट से शैडो की टिप, यानी कि दोनों एक साथ। ये इसका मतलब, पहले बताओ यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो देखो किस तरह से इस क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज द फिगर, पहले बताओ फिगर क्लियर होगी आपको। भैया ए बी क्या है आपकी स्ट्रीट लाइट, ए बी क्या है आपकी स्ट्रीट लाइट है, ए बी इज द स्ट्रीट लाइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। ये क्लियर। फिर ये है मैन जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर। स्ट्रीट लाइट से मूव कर रहा है, मान लो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, एक्स। और जो इसकी शैडो की लेंथ है उसको हमने ले लिया वाई। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपसे दो चीजें पूछी गई है, एट व्हाट रेट ही शैडो लेंथनिंग, तो आपको क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी टी। एंड व्हाट रेट टिप ऑफ ही शैडो मूव, तो आपको क्या फाइंड करना है, डी एक्स बाई डी टी। क्योंकि जैसे जैसे वो आदमी आगे जाएगा जिस रेट पे वो बढ़ेगा उसके साथ साथ ही शैडो भी आगे जाएगी, प्लस डी वाई बाई डी टी। पहले बताओ ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। चलो जी, अब क्वेश्चन में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसमें हम 10th क्लास का कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो कैन आई से दैट ये एंगल 90 तो ये भी 90,
भाई एक ट्राइंगल आपने ले लिया एबीसी, एबीसी और दूसरा ट्राइंगल हमने ले लिया सीडीई, सीईडी। ये क्लियर हो गया? ठीक है, देखो तो ये एंगल दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और देखो दोनों में ये सी कॉमन एंगल नहीं है। और आपने 10th क्लास में पढ़ा था, अगर दो ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल इक्वल हो जाए तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर। सिमिलरिटी दिखाने की नीड नहीं है, पर कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आपने डायरेक्टली लिखा कि ट्राइंगल सी ए बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ई डी। ये क्लियर? तो आपने ये भी पढ़ा था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, वो इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जैसे आपने यहाँ लिया ए बी, तो यहाँ क्या हो जाएगा ई डी, तो ए बी अपॉन ई डी इक्वल टू ये हो गया बेस ऑफ बिगर ट्राइंगल ए सी, तो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस क्या हो जाएगा, EC। ये क्लियर हो गया? रीजन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल दैट इज CPST। ये क्लियर हो गया? अब देखो AB क्या है, स्ट्रीट लाइट की लेंथ कितनी है, दैट इज 4। ED क्या है, मैन की हाइट कितनी है, दैट इज 1.6। AC आप देख सकते हो, AC अगर पूरा AC लूंगा तो क्या होगा, x प्लस वाई होगा, तो x प्लस वाई। EC कितना है हमारा y। ये क्लियर हो गया सारा? ठीक है, तो जब आप सॉल्व करोगे, देखो डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40/60। तो 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। ये क्लियर? ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, x प्लस वाई बाय वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5 को y से करोगे तो कितना हो जाएगा, 5y। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो 5y माइनस 2y कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2x। ये समझ में आ गया? आपके पास क्या आ गया, 3y इक्वल टू 2x। ये इक्वेशन आ गया, राइट? नाउ 3y इक्वल टू 2x, आपको dy बाई dt फाइंड करना है। जो उसकी शैडो है वो किस रेट पर इंक्रीज कर रही है, ठीक है, तो dy बाई dt। तो हमने क्या किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो 3 तो कांस्टेंट है और y को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dy बाई dt हो जाएगा, इक्वल टू 2। x को विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो dx बाई dt हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ dy बाई dt मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो dy बाई dt हो गया 2/3 dx बाई dt। ये भी क्लियर? अब देखो क्वेश्चन में it has been given in the question that a man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second। और हमने ये कहा था कि स्ट्रीट लाइट से जो उसने डिस्टेंस कवर किया पर्टिकुलर पर्सन ने, वो कितना कवर किया, x। तो अगर मैं इस डिस्टेंस का रेट फाइंड करूंगा तो आप यही कहोगे ना dx बाई dt। तो ये जो dx बाई dt, a man 1.6 मीटर टॉल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्ट्रीट लाइट से जो ये आगे इसने मूव किया है किस रेट पे किया, ये आपको वैल्यू गिवन है dx बाई dt। कौन है, मीटर पर सेकंड। मीटर हो गया डिस्टेंस, पर सेकंड हो गया टाइम, तो dx बाई dt। ये क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन में आपको dx बाई dt की वैल्यू गिवन है, तो dx बाई dt की जगह आप क्या लिखोगे, 0.3। ये क्लियर हो गया? ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करोगे 0.1 हो जाएगा, तो dy बाई dt आ गया 0.2। तो जो पार्ट 2 था आपका कि जो उसकी शेडो है वो किस रेट पर लेंथनिंग कर रही है, एट व्हाट रेट इज द शेडो लेंथनिंग, वो आपने फाइंड कर लिया, दैट इज dy बाई dt। ये समझ में आ गया? ठीक है, तो dy बाई dt की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 0.2। इसमें कोई डाउट? फिर फर्स्ट पार्ट में जो आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ ए शैडो मूविंग। तो इसके लिए क्या फाइंड करना है, dx बाई dt जो आपको गिवन है प्लस dy बाई dt जो आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो गया क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, तो क्या करोगे अब आप, नाउ रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग इज इक्वल टू dx बाई dt प्लस dy बाई dt। dx by dt has been given in the question plus dy by dt हो गया 0.2, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। आपको वेक्टर ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है, राइट? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझो ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है।
अगर दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये हो गया कि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हो गए ना। और परपेंडिकुलर हो गए तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। यही पढ़ा था हमने कंसेप्ट में, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। तो जो इनका डॉट प्रोडक्ट है a प्लस बी डॉट ए माइनस बी, ये किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 0। मीन जो इनका स्केलर प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल आना चाहिए। यस और नो? ये क्लियर है यहां तक? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, देन a माइनस बी, देन वी विल अप्लाई दिस कंसेप्ट। तो कैसे भी इस क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे आप? First of all, orthogonal means angle between vector is 90 degree. If vector x and vector y are orthogonal, then vector x dot vector y is equal to 0. ये क्लियर हो गया? ये किसके इक्वल होगा? आपका 0 के इक्वल होगा। तो देखो, वेक्टर a हैज बीन गिवन, वेक्टर b हैज बीन गिवन। a प्लस b इजीली फाइंड कर सकते हैं। i के साथ i को ऐड करोगे तो i कैप प्लस 5i कैप कितना हो जाएगा आपका? 6i कैप हो जाएगा। ये क्लियर हो गया? ठीक है। एंड देन माइनस जे कैप ये हो जाएगा -2 जे कैप। अब देखो 7k कैप प्लस लैम्डा के कैप, मैं यहां से के कैप कॉमन ले सकता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 7 प्लस लैम्डा। ये भी क्लियर होगी कहानी, ठीक है। आगे देखो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए आई कैप माइनस 5i कैप, मैं लिखू -4i कैप, देन माइनस जे कैप, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस जे कैप तो लिखू 0 जे कैप, देन 7k कैप माइनस लैम्डा के कैप, तो अगर मैं के कैप कॉमन लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 7 माइनस लैम्डा। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो वेक्टर है ये क्या है? ऑर्थोगोनल है। तो इसका मतलब थीटा क्या है आपका? 90 डिग्री। थीटा क्या होगा आपका? 90 डिग्री। इट मींस व्हाट? जो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। और डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1, बट आई कैप डॉट जे कैप या जे कैप डॉट के कैप ये सब किसके इक्वल होता है? 0, राइट। तो आई कैप के साथ ही सॉल्व होगा, तो 6 आई कैप -4, तो 6 इंटू -4 हो जाएगा -24। जे कैप को जे कैप के साथ सॉल्व करो, क्या यहाँ पे कोई जे कैप दिखाई दे रहा है? तो ये तो खत्म। 7 प्लस लैम्डा के कैप, तो 7 प्लस लैम्डा को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 माइनस लैम्डा के साथ, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो 49 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 25 माइनस लैम्डा स्क्वायर को इक्वल टू में रखोगे तो क्या आएगा? इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो अगर लैम्डा स्क्वायर 25 है तो मैं बोलूं लैम्डा की वैल्यू +-5 होगी। लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? +-5। क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो लैम्डा की वैल्यू है आपकी दैट इज +-5। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ इसमें जो और वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन इज find the direction ratio and direction cosine of a line parallel to the line whose equation are। आपको कहा जा रहा है कि एक लाइन जो इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, उसके डायरेक्शन रेशियो बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको पता अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। और लाइन की जो इक्वेशन हमने स्टडी की थी वो क्या स्टडी की थी? व्हाट वी हैव स्टडीड दैट इक्वेशन ऑफ ए लाइन, जो हमने स्टडी की है वो क्या होती है? x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी। ये क्लियर? ठीक है। इसमें ए बी सी क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। वंस वी फाइंड द डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइन जैसे कि एल, वो क्या होगा? a बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m क्या होगा? b बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n क्या होगा आपका? c बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, हम इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तभी हमें एबीसी मिलेगा। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, आपको दिखाई दे रहा है 1, सबका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से 6 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x माइनस 2। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा y प्लस 3 को मैं लिखूं माइनस ऑफ -3, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हो तो ये हो जाएगा z माइनस। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ x माइनस 2 अपॉन 1/6, बिकॉज 1/6 को रेसिप्रोकेट करूंगा तो यही बन जाएगा। और इसको क्या ले सकता हूँ, y माइनस -3 अपॉन 1/3, और ये हो जाएगा z माइनस 1 अपॉन 1/2। यस और नो? ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन रेशियो पर, ये फ्रैक्शन में आ रहे हैं, तो हम इसको कैसे ले सकते हैं, देखो ये आपका पॉइंट आ रहे हैं 1/6, 1/3, 1/2। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं, 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, 1:2। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्शन क्या आ गए, रेशियो। यहां से आप क्या निकाल दोगे, डायरेक्शन कोसाइन। पहले बताओ कंसेप्ट क्लियर, कैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, जैसे मैंने बताया कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो इस फॉर्म में होती है, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन लाइन है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, राइट। तो आपने 6 कॉमन ले लिया, यहाँ आपने 3 कॉमन ले लिया, और यहाँ आपने 2 कॉमन ले लिया। देन यहाँ इसको हम कैसे ले सकते हैं, x माइनस 6, जो आपने 6 कॉमन लिया था उसको 1/6 कर दिया, जो 3 कॉमन था वो आपका हो गया 1/3, और जो 2 कॉमन था वो हो गया 1/2। बात तो एक ही है, 1/6 को रेसिप्रोकेट करोगे तो 6/1 ही होगा ना। ठीक है, अब जब आप कंपेयर करोगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x माइनस x1/a, y माइनस y1/b, और z माइनस z1/c, तो कैन आई से दैट a b c की वैल्यू क्या होगी, 1/6, 1/3 और 1/2। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सेम वैल्यू से, क्योंकि प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर दिया, आप ऐसे कह सकते। ठीक है, आप ऐसे भी आगे कर सकते हो, पर ये ज्यादा इजी रहेगा। तो 1 2 3 क्या हो गया आपके डायरेक्शन रेशियो। जैसे डायरेक्शन रेशियोज आगे, फिर क्या फाइंड करना है हमें, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, 1/√a², a² हो गया 1², b² हो गया 2² प्लस 3², 3 3 जा 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो 1/√14 इसके केस में हो जाएगा 2/√14, इसके केस में 3/√14 ना डायरेक्शन कोसाइन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। आपको कहा जा रहा है if y √1 minus x² plus x √1 minus y² equal to 1, then prove that this is equal to this। समझ आ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ोगे। इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली आगे नहीं बढ़ सकते, तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू आप ले लोगे साइन ए। अगर आप पुट x इक्वल टू साइन ए लेते हो, कहने का मतलब मेरा ये है, जैसे कि देखो दिस इज द क्वेश्चन, राइट, ये आपको प्रूव करना है। अब डायरेक्टली आप इससे ये प्रूव नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे काइंड ऑफ है आपको पुट, आपने कहा x इक्वल टू, या लेट x इक्वल टू साइन ए, लेट x इक्वल टू साइन ए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स x होगा। ऐसे y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, साइन b, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y। यस और नो? ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो y की जगह आपने पुट किया साइन b, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। x की जगह आपने पुट किया साइन ए, y की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। ये क्लियर है? अब आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस है। पहले बताओ ये क्लियर? ये हो गया साइन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी का स्क्वायर रूट करोगे तो ये हो जाएगा कॉस बी। देखो ये फॉर्मूला नहीं बन गया,
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यस और नो, बन गया ना। इसके इक्वल होता था साइन ए प्लस होता था, तो आपने लिखा इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, किसके इक्वल हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ये क्लियर हो गया, ठीक है। और ये सारी की सारी वैल्यू किसके इक्वल है आपकी, 1 के, तो इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 और ये भी इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो वैल्यू ऑफ ए आपका किसके इक्वल है, साइन इनवर्स एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स, और बी किसके इक्वल है, साइन इनवर्स बी वाई, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, और देखो 1 पहले बात तो देखो, अब शिफ्ट करने की जगह कहने का मतलब मेरा ये 1 को मैं लिख सकता हूँ ना साइन पाई बाय 2। शिफ्ट से मेरा मतलब है कि जब भी साइन ऑफ ए इक्वल टू साइन ऑफ बी होता है तो हम क्या कहते हैं कि जो उनके एंगल है वो भी इक्वल होंगे, तो साइन ऑफ दिस एंगल प्लस साइन ऑफ दिस एंगल, तो ये जो एंगल वाला पार्ट है ये इक्वल होगा, तो इस तरह से होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या कहा, डिफरेंशिएटिंग बोथ, अब हमने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस एक्स, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का क्या लिखोगे आप, dy/dx, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है dy/dx इक्वल टू dy/dx, तो पहले ये देखो ये प्लस है, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपने लिखा 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू ये हो गया -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो, राइट। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो डिवाइड हो रहा है यहाँ के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो -√1 माइनस वाई स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था, यही करना था ना, dy/dx इक्वल टू -√1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई ये आपको पता है, अगर √a/√b है, √a/√b, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना √a/b, तो इसका मतलब क्या, इसको आप ले सकते हो dy/dx इक्वल टू -√1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन बी इज क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर एक्स इफ एक्स माइनस, को आप ऐसे समझो, ये आपको वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। ये आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन है 12 के, और आपको कहा जा रहा है जो वेक्टर ए है वो एक यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब जो ए कैप है वो किसके इक्वल होगा, 1 के, पहली चीज तो ये। तो आपने कहा एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इक्वल टू 12, राइट। अब देखो एक्स वेक्टर को एक्स वेक्टर से करोगे तो क्या होगा, एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर, यस और नो। और आपको पता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर एक्स वेक्टर को ए वेक्टर से करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसी तरह से इस एक्स वेक्टर को इसके साथ करोगे, ये भी आपको पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डजंट मैटर। तो माइनस ए करो या एक्स इंटू ए करो, डजंट मैटर, तो ये होगा माइनस एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फिर माइनस प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 12 की। ये क्लियर हो गया। इसको मान सकता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल ही हो जाएगा। इसको मैं ले सकता हूँ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है भाई, अगर ए वेक्टर आपका एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1, समझ आ गया। तो उसका मैग्नीट्यूड है दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ए कैप लिख दिया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर 1 के इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल होगा, इक्वल टू क्या होगा, 12। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर, ये -1 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप ऐसे कहोगे ना, +-√30।
ये चीज समझ में आ रही है, प्लस माइनस रूट 13। तो इस तरह से आपका ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। अब हमने यहाँ पे देखो प्लस लिया, क्यों? नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। ये समझ में आ गया? जब शिफ्ट होगी वैल्यू तो प्लस माइनस रूट 13, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। हो गया क्लियर सेक्शन भी? ठीक है।